नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, 18वीं लोकसभा चुनाव जारी है। अंतिम चरण का अब बस मतदान होना बाकी रह गया है, जो कि 1 जून को होगा और हम लोग चुनावी दंगल कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह फॉर्म 17C है, जिसे चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर जारी नहीं करना चाह रहा है और विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है सत्ता पक्ष की मदद करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि चुनाव आयोग पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव न कराने का आरोप लगाया जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस याचिका के सुनवाई पर अभी रोक लगा दिया है। अब ये मुद्दा क्या है, किस तरह से फॉर्म 17C पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान चर्चा में बना रहा, इस पर हम बात करेंगे। और सबसे अहम बात यह हो जाएगा कि ये फॉर्म 17C ये जो बला है आखिर है क्या, जो कि इलेक्शन कमीशन का पीछा नहीं छोड़ रहा है और चुनाव आयोग यदि इसे सार्वजनिक करना नहीं चाह रहा तो इसके पीछे उसका तर्क क्या है और वह तर्क कितना वाजिब है। इन बातों को हम समझेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि देश में गर्मी की मार है हर तरफ और दिल्ली की स्थिति तो यह है कि 52 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर चला गया है, लेकिन संस्कृति आईएएस आपके लिए राहत भरी खबर लाई है इस गर्मी में। और खबर यह है कि समर सेल चालू किया गया है, जो कि 1 से 5 जून तक चलेगा। विभिन्न कोर्सेज पर यूपीएससी के बहुत सारे कोर्सेज यहां देखने और साथ ही पीसीएस के कोर्स होंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी और यूपी में आरओ एआरओ को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये वैलिड है। ऑफर देखिए 50 से 75% तक का फी में भारी छूट दिया जा रहा है और ये किस माध्यम से, तो ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव, टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज यदि आप लेते हैं तो इस पर ये ऑफर आप ले सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या है, तो संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे जाइए www.sanskrithias.com। वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, कॉल कीजिए, टीम से जानकारी लीजिए और फिर अपने मन मुताबिक के कोर्स में यथाशीघ्र नामांकन करा करके इसका लाभ उठाइए। अब चलते हैं मुद्दे की तरफ। मैंने कहा कि फॉर्म 17C, तो सबसे पहले हम 17C तक पहुंचेंगे। जरा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, भूमिका को समझ लेते हैं, इसकी स्टोरी को समझते हैं कि मामला यहां तक कैसे पहुंच गया। देखिए, इलेक्शन जब भी होता है ना तो एक शब्द होता है, उसको कहते हैं फाइनल वोटर टर्नआउट। ये यहां समझ लीजिए, फाइनल वोटर टर्नआउट। ठीक है, तो ये फाइनल वोटर टर्नआउट क्या होता है। देखिए, जब भी आप जानते होंगे कि कहीं पर मतदान हुआ, जैसे कि पहले चरण का जो मतदान 19 अप्रैल को खत्म हो गया, तो आप शाम के वक्त से ही ये जानने लग जाते होंगे कि इस चरण में इतने प्रतिशत मतदान हुए हैं। बिहार में इतना प्रतिशत हो गया, यूपी में 50% हुआ, केरल में 56% हुआ और आफ्टर ऑल पूरे देश में पहले चरण में इतने प्रतिशत, 7% या फिर 56% इतना मतदान हुआ है। इसी चीज को फाइनल वोटर टर्नआउट कहा जाता है, यानी कि मतदान के बाद चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि वह जनता तक, लोगों तक इस बात को बताए, सार्वजनिक करे अपने वेबसाइट के माध्यम से कि कितना वोटिंग हुआ है। अब यहां पर यह कहा जाता है कि यह फाइनल वोटर टर्नआउट जो है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी यह बनती है कि 24 घंटे के अंदर जो है यह जानकारी यहां पर दे दे। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका है और मामला यह हुआ कि इसमें बहुत अधिक विलंब हो गया। अब बहुत अधिक विलंब कहेंगे भाई साहब, कितना विलंब ये भी बताते चलिए। चलिए देख लेते हैं। पहले चरण का चुनाव जो होता है वह 19 अप्रैल को संपन्न हो जाता है। लोगों ने इंतजार किया कि फाइनल वोटर टर्नआउट आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन बता देगी कि कितना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हालांकि एक मोटे तौर पर आंकड़ा रात के 8 बजे, पहले तो 5 बजे 6 बजे तक बताया गया कि 60% के आसपास मतदान हुआ है पूरे देश में। रात के 8 बजे तक बताया गया कि मामला 65% के आसपास तक पहुंच गया है, लेकिन फाइनल वोटर टर्नआउट तब भी नहीं बताया गया था। उसके बाद दूसरे चरण का मतदान होता है 26 अप्रैल को, आपको याद होगा। तो इसमें भी इंतजार किया गया कि 26 अप्रैल को मतदान हुआ है तो शाम तक ही आ जाएगा या 24 घंटा, तो 27 अप्रैल के शाम तक तो ये पता चल ही जाएगा हम सबों को कि फाइनल वोटर टर्नआउट क्या रहा है। लेकिन मजे की बात रही कि चुनाव आयोग ने उस दिन भी ये नहीं बताया, पहले चरण का भी नहीं बताया, दूसरे चरण का भी नहीं बताया, और यह फिर बताता कब है, तो 30 अप्रैल को। ठीक है, अब आप यहां पर समझ लीजिए कि तकरीबन 11 दिन का
यहाँ पर डिले हुआ फाइनल वोटर टर्नआउट बताने के लिए। और यहाँ पर दूसरे फेज के हिसाब से देखेंगे तो 4 दिन का। और जब चुनाव आयोग ने बताया तो उसने कहा कि फाइनल वोटर टर्नआउट जो है ये फेज 1 का यानी कि 19 अप्रैल का वह रहा है 66.14%। ठीक है, आपको ध्यान होगा मैंने कहा कि उस दिन वह बताया था कि ये 60% के तकरीबन मतदान हुआ है। अब समझ लीजिए 60% ये 19 अप्रैल को कहा गया और उसके बाद कहा गया कि ये 66.14% जो है वह फाइनल वोटर टर्नआउट ये जो है 30 अप्रैल को। अगर दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण भी तकरीबन आप समझ सकते हैं कि शाम के 8 बजे तक चुनाव आयोग ने 26 अप्रैल को यह कह दिया था कि यह जो वोटिंग हुआ है यह 60.96% कह सकते हैं, अप्रोक्स इसे आप 61% कह सकते हैं। लेकिन जब फाइनल वोटर टर्नआउट आया तो इसमें भी बदलाव देखने को मिला। और बदलाव कितना देखने को मिला तो यह तकरीबन जो आया 66.76% तक। अब मामला समझ में आ गया, यही विवाद का जड़ है। विपक्ष का कहना है कि आप पहले तो यह कह रहे थे कि 60 और 8 बजे तक आपने कहा कि 65% के आसपास मतदान हुआ और जब 30 अप्रैल को फाइनल वोटर टर्नआउट कह रहे हैं तो यह 66.14%। तो यहां 60 से लेकर के यहां तकरीबन आप देखेंगे तो 5-6% वोट का इजाफा हुआ है। तो ये इजाफा कैसे हो गया? उस दिन तो आप कह रहे थे कि इतना ही लोगों ने मतदान किया और फिर कह रहे हैं कि नहीं अब इतने लोगों ने मतदान किया है। इसके अलावा यहां पर भी यही प्रश्न उठा। चुनाव आयोग ने कहा कि यह भी फाइनल डेटा नहीं है, जिस दिन 4 जून को मतगणना की जाएगी इसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिल सकता है। और यह वृद्धि जो होता है 1 से 4% तक मतदान वेरी करता है। यानी कि अगर फाइनल वोटर टर्नआउट कह दिया गया कि 65% वोटिंग हुआ है किसी भी चरण में, तो आप देखेंगे, आप इस बात को नोट करके रखिए मेरे लेक्चर को, आपको ये देखने को मिलेगा कि 4 जून को इसमें तब्दीली आपको देखने को मिल जाएगा। और यह संभव है कि 1 से 4% तक बढ़ सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत जगह बैलेट पेपर से होता है। जो कर्मचारी होते हैं मतदान कराने वाले वो बैलेट पेपर से डालते हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो भी बैलेट पेपर से डालते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग इस तरह से होता है। रिटर्निंग ऑफिसर बहुत सारे डेटा को बाद में अपलोड करते हैं। तो इन सब वजह से ये आंकड़ा फाइनल बढ़ जाता है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इसमें धांधली की उम्मीद है, धांधली किया जा सकता है और चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के समर्थन में काम कर रही है। ये मसला था कि उनका कहना है कि भैया आपको 24 घंटे तक, आज तक तो ये होता रहा 24 घंटे के अंदर दे दिया गया, लेकिन आप तो 10-10 12-12 दिन जो है वेट करवा रहे हैं लोगों को, यह आंकड़ा जारी नहीं कर रहे हैं, तो हमें आप पर संदेह है। ये सब मामला हुआ, मुद्दा समझ में आ गया। अब जो ये मुद्दा हुआ है इसको लेकर के एक संस्था है, एक रिफॉर्म करने वाली संस्था, एडीआर के बारे में आपने सुना होगा, आपने खूब पढ़ा होगा एडीआर के बारे में, बहुत सारे रिपोर्ट वगैरह एडीआर जारी करते रहती है इलेक्शन पे, गुड गवर्नेंस पे। इसका पूरा नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर। ठीक है, तो ये आंकड़ा वगैरह जारी करती है, बहुत सारे रिपोर्ट। एडीआर क्या करती है? यह संस्था एक याचिका दायर कर देती है, पीआईएल दायर करती है, कहां पर? सीधे सर्वोच्च न्यायालय में। और सुप्रीम कोर्ट में जाके कहती है कि जनाब ये देखिए चुनाव आयोग यहां पर गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा है। 2-3 मांग होता है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसका, एडीआर का। पहला मांग तो इन्होंने कहा कि चलिए 24 घंटा नहीं तो चुनाव आयोग को यह निर्देश दीजिए कि कम से कम 48 घंटे के अंदर फाइनल वोटर टर्नआउट जारी कर दिया जाए। दूसरी बात जो कहा गया वो सबसे अहम बात, वह सबसे अहम बात क्या था कि आप इलेक्शन कमीशन को यह कहिए कि फॉर्म 17C जो है यह चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दे। मामला समझ में आ गया? तो फॉर्म 17C फिर से चर्चा में बन गया कि फॉर्म 17C भैया है क्या। लोगों ने पहली बार इस पर सोचना शुरू किया। अभी तक तो हम परसेंटेज देखते थे, कितना प्रतिशत मतदान हुआ, क्या हुआ, ये सब चलता था, लेकिन पहली बार यहां पर हमारा ध्यान इन सब चीजों पर गया। सुप्रीम कोर्ट में जब मसला चलता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? पीआईएल आया, सुप्रीम कोर्ट दूसरे पक्ष पर जिस पर आरोप लगता है, जो प्रतिवादी होते हैं उनको एक नोटिस थमा दिया, चुनाव आयोग को एक नोटिस थमा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछ लिया गया कि आप पर यह आरोप लगा है, आपका इस पर जवाब क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखिए ये 17C जो जारी करने की बात कही जा रही है ना, इसका कोई वैधानिक फ्रेमवर्क नहीं है,
यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे जारी करें या ना करें। अब यहाँ पर फिर प्रश्न उठ जाता है कि इस तरह की बातें ये इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे कह सकती है। ठीक है, अगर आपके पास वैधानिक नहीं है तो नैतिक पक्ष तो आपका है, आपकी जिम्मेदारी तो बनती है। चूंकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी केवल यह नहीं है कि चुनाव संपन्न करा देना, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी यह है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराना। ध्यान दीजिएगा, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव। तो यही बातें यहां पर एडीआर के द्वारा कहा गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखिए, यदि हम इस तरह से ये चीजें जो फॉर्म 17C है वेबसाइट पर जारी करेंगे, तो जो इलेक्शन कराने वाली मशीनरी है, पूरी व्यवस्था, वह भ्रम की स्थिति में आ जाएगी। क्यों आएगी, अभी हम बात करेंगे। दूसरी बात कहा गया कि इसमें हम कुछ डेटा डालेंगे, इस फॉर्म 17C में कुछ डेटा होता है, उस डेटा के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। तो फिर लोगों ने कहा कि भैया ये डेटा तो आपसे खरीदा भी जा सकता है, आप खरीद सकते हैं। आप चुनाव आयोग को, जैसे न्यूज चैनल होता है ना, जैसे ANI के बारे में जानते हैं, PIB के बारे में जानते हैं, ये क्या है, एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है। तो न्यूज एजेंसी क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन को कुछ पेमेंट कर देते हैं और उसके लिए डेटा ले सकते हैं। ये एकदम वैधानिक बात है। और फिर इस न्यूज एजेंसी से ये जो न्यूज चैनल दुनिया भर के आपको दिखते होंगे, टीवी चैनल वगैरह, ये अखबार वाले, टीवी वाले इससे खरीद लेते हैं। इस तरह से ये डेटा का कारोबार चलता है। तो यही कहा गया कि आपसे तो फिर ऐसे खरीदा ही जा सकता है। तो जो चीज कुछ पेमेंट करके आपसे हम खरीद सकते हैं, आप कह रहे हैं कि वो चीज हम वेबसाइट पे नहीं डालेंगे क्योंकि डेटा के साथ छेड़छाड़ हो जाएगा। ऐसे में तो फिर कोई भी डेटा वेबसाइट पे नहीं डाला जाएगा, फिर कोई भी फॉर्म वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया जाएगा क्योंकि छेड़छाड़ किया जाएगा। तो ये जवाब वाजिब नहीं है। ये सारा मसला चला, पूरा इलेक्शन ये चलता रहा। हालांकि फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट है त्वरित सुनवाई के लिए मना कर दिया, इस याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो मसला यही है। अब हमारे लिए जरूरी यह फिर हो जाता है कि भैया ये 17C है क्या, ये क्या एक जो है टॉपिक आ गया है जिस पर सबकी नजर आ गई है, और 17C इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है किसी भी इलेक्शन को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए। जरा देखते हैं क्या है। देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत संबंधी मुद्दे सामने आने के बाद फॉर्म 70C चर्चा में है। हमने डिस्कस कर लिया। प्रत्येक मतदान केंद्र पर होने वाले, ध्यान से समझना है, शब्दों पर ध्यान देना है, मतदान का अंतिम डाटा उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों के साथ फॉर्म 17C द्वारा साझा किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा, यहां पर जवाब दिया था विपक्षी पार्टियों को। देखिए, जब मतदान होता है, आप किसी भी पोलिंग बूथ पर जाते होंगे वोट डालने के लिए, तो आप देखते होंगे कि एक टेबल लगा होगा, बहुत सारे लोग वहां बैठे होंगे और बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के बैठे होंगे। वो पोलिंग एजेंट होते हैं विभिन्न पार्टियों के, वो देखते हैं, मिलान करते हैं, और जिस वक्त 5 बजे या जहां पर 7 बजे का समय दिया जाता है, मतदान मतलब खत्म हो गया, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, RO है ना, ये चुनाव संपन्न कराने की इन पर जिम्मेदारी होती है उस मतदान केंद्र पर। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या करते हैं, ये जो उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट होते हैं, जो बैठे रहते हैं, है ना, इनको क्या करते हैं, एक फॉर्म दे देते हैं। उसी फॉर्म का नाम है फॉर्म 17C। ये फॉर्म इनको सबको दे देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि आप जो कह रहे हैं कि डेटा के साथ मैं छेड़छाड़ कर सकता हूं, तो फॉर्म 17C तो आपके उम्मीदवारों को दिया ही गया, उनके पोलिंग एजेंटों को, तो फिर इसमें तो डेटा सब कुछ है ही। अब इसमें क्या क्या डेटा है, यह जानने की बात है। देखिए, चुनाव संचालन नियम 1961 के अनुसार 2 फॉर्म में निर्वाचकों एवं मतदाताओं की संख्या का डेटा होता है। यह पूरा खेल डेटा का है, ठीक है। तो यहां पर समझ लीजिए, 2 फॉर्म में एक आता है 17A और एक आता है 17C। इस दोनों को हम लेकर के चलते हैं। तो इसमें निर्वाचकों एवं मतदाताओं की संख्या का डेटा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्म 17A मतदाताओं का एक रजिस्टर है जिसमें मतदाता का नाम वगैरह लिखा है, जिसमें मतदान अधिकारी बूथ में आने वाले प्रत्येक मतदाता का हस्ताक्षर सहित विवरण दर्ज कर लेते हैं। जो जब आप मतदान करने जाएंगे, यदि आपने अनुभव लिया है तो आप देखे होंगे, जब आप जाते होंगे तो एक अधिकारी बैठा रहता होगा, आप उसके पास जाते होंगे, अपना जो है ID प्रूफ दिखाते होंगे, चाहे वो वोटर ID हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, जिसमें भी एक तस्वीर लगा हो और सरकार ने उसे वैलिड किया हो, आधार कार्ड वगैरह, वो आप दिखाते हैं। फिर वो आपका विवरण उसमें दर्ज कर लेते हैं। फिर आपके तरफ रजिस्टर घुमाते होंगे, एक पेन देकर के, भाई साहब साइन कर दीजिए। जो साइन नहीं करते उनको बोलते होंगे अंगूठा डालिए। तो ये जो है, ये 17A के तहत ये सब किया जाता है। ये डेटा होता है, ये डेटा आपको स्टोर करके वो रखते हैं।
तब तो आखिरी दिन शाम में ये पता चल जाएगा ना कि हाँ पन्ना पलट के अच्छा इतने लोग आए आज वोट करने के लिए। समझिए इस बात को। तो यहां पर ये जो है इसमें पूरा विवरण दर्ज कर लेते हैं। और जब मतदान समाप्ति पर सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों को फॉर्म 17C उपलब्ध करा दिया जाता है, जो कि इसी के आधार पर तय हो जाएगा। तो फॉर्म 17C दे दिया गया। अब 17C में कुछ जानकारी होता है जिससे पोलिंग एजेंट जो है विभिन्न पार्टियों के वो मिलाते हैं कि अच्छा पूरा दिन जो मतदान हुआ वो सब सही हुआ है कि नहीं, इतने लोग आए हैं मतदान करने के लिए, इसमें ये बातें सही है, परसेंटेज इसका ये है, चीजें समझ रहे हैं, इतने लोग वोट नहीं दे पाए हैं, इतने लोग हस्ताक्षर तो कर दिए, यानी कि 17A में उनका नाम दर्ज हो गया, लेकिन हस्ताक्षर करने के बाद उनका मन बदल गया, उन्होंने कहा कि नहीं हम वोट नहीं डालेंगे, वो चले गए वहां से। ठीक है, तो उनका नाम 17A में आ गया लेकिन 17C में नहीं आएगा, ध्यान रखना है। तो जिस दिन फाइनल काउंटिंग का डे होगा, यानी कि 4 जून इस बार का है 18वीं लोकसभा का, तो जब 4 जून का होगा तो उस दिन यही डेटा जो है मिलाया जाएगा। ये सभी पोलिंग एजेंट के पास जो है 17C फॉर्म मिलेगा, रखा रहे इनके पास है। ये क्या करेंगे, जो भी जैसे यहां पर आप समझ लीजिए, आपको मैंने एक बताया था कि एक जो होता है ईवीएम मशीन, एक वीवीपैट होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है। तो जब ईवीएम मशीन पर सवाल उठेगा, जो कि ईवीएम मशीन पर हमेशा ही सवाल उठता है, तो जब इस पर सवाल उठेगा, कटघरे के घेरा में आएगा, तो इसको बचाने कौन आएगा, इसको बचाने 17C आएगा। आप ऐसे समझिए 17C पोलिंग एजेंट के पास है, वो इससे मिलाएगा कि अच्छा ये जो है, जैसे कि आपके गांव का कोई एक बूथ होगा, उस बूथ पर ईवीएम मशीन नंबर 1, उस मशीन नंबर 1 में 20,000 वोट पड़ा था, तो उस 20,000 वोट का आंकड़ा जो एक तरह से कह सकते हैं 17C में है। क्या क्या स्थिति हुआ, कितने बोगस वोट हो गए या किस प्रत्याशी को कितना मिला, ये सब इसमें जारी रहेगा। ये 17C में ये मैच कर लिया जाएगा। एक और सत्यापित करने का तरीका जो है वो वीवीपैट भी होता है, उसमें रेंडमली करते हैं। तो ये मामला समझ में आ रहा है, ताकि ये हो जाता है कि अगर कोई भी विवाद की स्थिति होता है, कुछ भी अदालत में जाने की बात होती है, तब 17C ही काम आता है। अब क्या क्या है देखिए, क्या क्या जानकारी इसमें शामिल होता है। मतदान केंद्र में उपयोग की जाने वाली ईवीएम की पहचान संख्या, ईवीएम कितने नंबर का है, क्योंकि कई ईवीएम रहता है। अब जैसे एक कंट्रोल यूनिट है, तो एक कंट्रोल यूनिट में मतलब 3 मशीन होता है, आप जानते हैं, एक होता है ईवीएम, एक होता है वीवीपैट और तीसरा क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। तो अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे क्या कि एक ईवीएम होगा और ईवीएम एक केबल से जुड़ा होगा जो कंट्रोल यूनिट होगा। उसमें आप जिस पार्टी को भी वोट डालेंगे एक पर्ची आ जाएगा, लेकिन वो पर्ची ग्लास के अंदर रहेगा, आप उसे निकाल के घर नहीं ले जा सकते। आप देख सकते हैं इसमें यह पर्ची कितने देर तक रहेगा, 7 सेकंड तक आप देख सकते हैं, 7 सेकंड तक आपको दिखेगा। आप देख लीजिए, अच्छा अमुक व्यक्ति को मैंने वोट डाला और इसका जो चुनाव चिन्ह है ये है, आपको दिख जाएगा, फिर वो एक बॉक्स में जाके गिर जाएगा। ठीक है, और ये बॉक्स अब जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये सारी जानकारी चली जाएगी, ये जितने पर्ची हैं, और जिस दिन अगर आप डाउट करते हैं ईवीएम पर, तो उस पर्ची से मिला लिया जाएगा कि अच्छा ईवीएम में कितना वोट आया था। मामला समझ में आ गया। ठीक है, और ये कंट्रोल यूनिट क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये जनाब ये बताइए कंट्रोल यूनिट, तो यहां से ये कंट्रोल यूनिट का भी कनेक्शन रहता है केबल से। ठीक है, तो ये कंट्रोल यूनिट किसके पास होगा, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, आरओ के पास रहेगा, वहां से कंट्रोल किया जाएगा। तो एक कंट्रोल यूनिट में 4 ईवीएम लगा सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और एक ईवीएम पर जैसे 16 कैंडिडेट का नाम आ सकता है, ये सब मैंने बताया था। तो 64 कैंडिडेट का यहां पर नाम आ जाएगा, एक कंट्रोल यूनिट मैनेज कर सकता है। तो आप जाते होंगे तो एक ईवीएम यहां रखा रहता होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा ईवीएम। देखिए ये वीवीपैट है, ये ईवीएम है, ये ही कंट्रोल यूनिट है। तो 4 मशीन को ये मैनेज कर सकता है। अब 4 मशीन है तो ये बताना होगा ना कि अगर मान लीजिए आपके गांव का कोई पोलिंग बूथ नंबर ये है या पंचायत का कोई भी है जो भी, तो वहां पर उस स्कूल पे उसका कुछ नाम दिया होगा, उस स्कूल का कुछ नाम होगा, प्राथमिक विद्यालय। उस प्राथमिक विद्यालय में किस ईवीएम नंबर का, ईवीएम नंबर 3 या 2 या 1 या 4 में कितने वोट गिरे, तो ये ही यहां पर डेटा रहता है। समझ में आ गया ये मामला। तो 17C में एक चीज तो ये जानकारी रहेगा, ईवीएम की संख्या, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल निर्वाचक व मतदाताओं की संख्या, यह भी इसमें जानकारी रहेगा कि अगर एक पूरा निर्वाचन क्षेत्र है तो वहां पर कुल निर्वाचक कितने होने वाले हैं, यह भी बात रहेगा। और फिर मतदाताओं की संख्या टोटल कितना है, यहां समझ लीजिए, यहां ये नहीं है कि कितने लोगों ने वोटिंग कर दिया है, मतदाता सूची में कितना नाम है, यह भी जानकारी रहेगा उसमें। ठीक है, उसके अलावा रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद अपना वोट दर्ज न करने का निर्णय लेने वाले मतदाताओं की संख्या। अब रजिस्टर पर हस्ताक्षर तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये 17A के तहत दर्ज हो जाएगा। और बहुत लोगों का मूड बदल जाएगा
चलिए आप कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है कि मूड बदलता है, ये कैसी बातें कर रहे हैं। जो आदमी यहाँ तक पहुँच जाएगा और क्या कहते हैं 70 में साइन कर दिया, अब बस उसको अंदर जाना है, वोट डालना है। तो ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन मैं एक बात और आपसे कहूँगा, भैया देश भर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, 52 डिग्री टेम्परेचर तक चला गया है। तो हो सकता है कि यहाँ साइन करते-करते किसी को चक्कर आ गया हो, उसकी तबीयत खराब हो गई हो। ऐसा हो सकता है ना? लाइन में खड़े रहे हों, धूप में, कितना धूप है? इतनी व्यवस्था तो है नहीं चुनाव आयोग के पास कि गाँव-गाँव में पूरा तिरपाल वगैरह लगा दे, एकदम टेंट वगैरह पंडाल बना दे और धूप लग गया, चक्कर आ गया, गिर गए। तो इन्होंने साइन तो कर दिया था, इसमें इनका नाम दर्ज हो गया और उसके बाद सीधा अस्पताल पहुँच गए, तो वोटिंग तो हुआ ही नहीं। तो ये एक मसला हो सकता है, मामला समझ में आ गया? तो ये चीज़ें तो ये भी इसमें 70C में दर्ज कर दिया जाएगा। मतदान करने की अनुमति न पाने वाले मतदाताओं की संख्या। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि चले जाएंगे। जैसे मैंने एक जगह देख रहा था, एक व्यक्ति चले गए और उन्होंने मोबाइल ऐसे दिखाया। अब बड़ी आप देखेंगे बड़ी दिलचस्प कहानी है, बड़ा मजा आएगा सुन के आपको। तो उन्होंने मोबाइल दिखाया, वृद्ध व्यक्ति अधिकारी को कहे कि मेरे मोबाइल पे ये मैसेज आया है कि चुनाव करना आपका अधिकार है, मतदान करना, तो मुझे मतदान करने दो। तो उन्होंने, जो शिक्षक वहां पर थे, वो कह रहे थे कि अच्छा आप अपना दीजिए, आप जो वोटर आईडी है पहचान दीजिए और ये बताइए कि कहाँ आपका नाम है, क्या है। मतदाता सूची में देखा तो उनका नाम ही नहीं था। तो उनको समझाया गया कि भाई आपका नाम इसमें नहीं है, आपके पास जो ये वोटर आईडी है वो भी वैलिड नहीं है, मोबाइल से कैसे आप कर सकते हैं मतदान। तो ये सारी चीजें कई बार कंफ्यूजिंग स्थिति में आ जाता है। कई बार क्या होता है, मतदाता सूची में नाम तो होता है लेकिन उनके पास जो है कोई वैलिड वोटर आईडी नहीं होता है जिसके माध्यम से वोट कर सके। तो यहां पर भी अनुमति ना पाने वाले मतदाताओं की संख्या, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको फिर मतदान करने की अनुमति तो नहीं दिया जाएगा वहां के अधिकारी के द्वारा। उनसे कहा जाएगा कि मोबाइल फोन के मैसेज के द्वारा तो आप नहीं कर सकते हैं, आपको लाना पड़ेगा कुछ पहचान पत्र। तो वो आए तो जरूर, कई बार उनका मतदाता सूची में नाम भी होता है लेकिन मतदाता सूची में नाम होने के बाद उनके पास वैलिड प्रूफ नहीं होता है जिससे वो मतदान नहीं कर पाते हैं। समझ में आ गया? मान लीजिए मैं दिल्ली में रह रहा हूं और मेरा घर बिहार में है, तो मेरा नाम वहां पे है, वहां के लोकसभा क्षेत्र में। तो जिस दिन मेरे यहाँ इलेक्शन है मैं जा ही नहीं पाया वहां, लेकिन मतदाता सूची में मेरा नाम है, इस बात को समझिए। तो कोई व्यक्ति मेरे जगह पे चला जाए वोटिंग करने के लिए और आईडी उसके पास हो ही नहीं, तो फिर कैसे वो मतदान करेगा? तो यहां से रिटर्न कर दिया जाएगा ऑफिसर के द्वारा। तो कितने लोगों को रिटर्न कर दिया गया, किस स्थिति में, ये सब विवरण उसमें होगा। परीक्षण वोटों की कुल संख्या, कितने चीजों का परीक्षण किया गया है, अगर इस तरह की स्थिति हुआ उसकी भी संख्या रहेगी। प्रति ईवीएम दर्ज किए गए वोटों की कुल संख्या, और फाइनली जो वोटिंग हो गया है, चाहे कैंडिडेट को पड़ा हो चाहे नोटा को पड़ा हो, ये सारी चीजें जो है यह भी फिर यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। अब इस जानकारी का क्या होगा? देखिए, इस जानकारी का उपयोग उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन परिणामों को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। मैंने पहले कहा था कि ये जो 17C है, सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट को दे दिया जाता है कि भैया अगर आपको लगे आखिरी दिन कि ये ईवीएम जनाब जो है गड़बड़ कर रहे हैं, आपको ईवीएम पर शंका लगे, कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है। 17C फॉर्म हमने आपको दिया था, पूरे दिन की जानकारी हमने आपको दे दिया था कि कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितना वोट नहीं डाल पाए, किनका फॉर्म नहीं था, क्या था, सब कुछ हमने आपको दे दिया है। और फिर हमने ये भी बता दिया कि फाइनल मतदान कितना हुआ है, किस मशीन में। तो जब वहां पर आपको फाइनल काउंटिंग डे होगा, आप 17C से मिलावा लीजिए। वीवीपैट से तो कुछ वोटों का सत्यापन इस बात से होगा ना कि कुछ लोगों का कहना है कि मैं इस पार्टी को, एक्स पार्टी को वोट दे रहा हूं, एक्स कैंडिडेट को वोट दे रहा हूं और वाई के पास वोट चला जा रहा है, तो वीवीपैट से तो ये सत्यापन हो जाएगा। लेकिन 70C से आपको सारी चीजें निकल के सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये चीजें तो चाहिए पोलिंग एजेंट के पास। यही बातें कही जा रही है विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि चुनाव आयोग को यह आदेश दिया जाए कि 17C जो है ये वेबसाइट पर वो अपलोड करें ताकि सभी लोग इसे देख पाएं, आम जनता इसे देख पाए। ये क्यों गोपनीय रखना चाहती है चुनाव आयोग? अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो फिर इससे सत्यापन कर लिया जाएगा। मामला समझ में आ रहा है? हालांकि फिर से कह रहा हूं, पोलिंग एजेंट को शाम में ही ये मिल जाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि सभी लोगों के पास, चूंकि राजनीतिक विशेषज्ञ वगैरह भी तो हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, जो रणनीतिकार हैं, उनके लिए भी तो चाहिए जानकारी, ताकि वहां से वो डेमोक्रेसी किस तरफ आगे बढ़ रहा है, कुछ गड़बड़ियां होती है तो किस तरह से मामला अदालत में जाएगा, बाकी लोगों के पास जानकारी होगा तभी तो ये काम हो सकता है। तो यही कहा जा रहा है, फॉर्म 17C में उल्लेखित डेटा को अंतिम माना जाता है। इसी के आधार पर किसी चुनाव परिणाम को चुनौती भी दी जा सकती है। शंका है, अदालत में जाएंगे, कोर्ट कहेगी ठीक है आप 17C मंगाइए चुनाव आयोग से।
चुनाव आयोग को कह देगी कोर्ट की 17C लाइए, और फिर ईवीएम मशीन में जितने वोटिंग हुआ है उसके आधार पे कोर्ट देखेगी कि अच्छा इतने मतदाता आए थे, इतना वोटिंग हुआ इस मशीन में, अच्छा इतने को वापस कर दिया, ये हो गया, इतने का पहचान पत्र नहीं था, ये हो गया, कितने को नोटा पे वोट बना, ये सारा चीज जो है 17C में दर्ज होता है। अब मामला समझ में आ गया कि क्यों इतना हाई तौबा मचा हुआ है, क्यों मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन 24 मई को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा निराश जरूर कर दिया विपक्षी पार्टियों को, जो लोग, या फिर आप कह सकते हैं जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स संस्था है, एडीआर, क्यों 24 मई को कहा कि आप जो है इस पर हम आगे सुनवाई फिलहाल नहीं करने वाले हैं। वजह जो भी हो, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर ये मांग जो है एक तरह से जायज जरूर है। अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर फॉर्म 17C जो है सभी तक पहुंचना चाहिए, सभी देखें वेबसाइट पे उससे अपलोड होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है और सुप्रीम कोर्ट यदि उस जवाब से संतुष्ट है तो देखना होगा कि आगे क्या मसला होता है। को जाने सियाराम गति, क्या पता सुप्रीम कोर्ट आगे इस पर सुनवाई कर ले, या सुप्रीम कोर्ट ने ये सोच के रखा होगा कि 1 जून को फाइनली मतदान हो जाने देते हैं, 4 दिन का समय रहेगा, फिर हम 2 जून को काम कर लें और 3 जून को कहें कि सभी 17C जो है एक साथ वेबसाइट पे आप अपलोड कीजिए, और 4 जून को काउंटिंग होने वाला है, उस दिन मैचिंग कर लिया जाएगा। मामला समझ रहे हैं? तो ये भी हो सकता है, ये सब जो है एक संभावनाएं मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यही जानकारी है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं? एक आम शहरी होने के नाते भी, जागरूक नागरिक होने के नाते, अगर वोटर हैं तो वोटर होने के नाते, वोटर नहीं है तो आने वाले समय में जब आप 18 प्लस के हो जाएंगे, वयस्क मताधिकार का अधिकार आपको है, तो आप मतदान कर पाएंगे। तो क्या आपके क्या विचार हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि फाइनल वोटर टर्नआउट में चुनाव आयोग किसी तरह का छेड़छाड़ कर रही है या उसकी मंशा है? सुप्रीम कोर्ट के इस कदम पर आप क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कोई ठोस आदेश नहीं दिया, सुनवाई पर रोक लगा दी याचिका पर, तो आपको क्या लगता है अदालत को क्या थोड़ा सा सख्ती दिखानी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन के प्रति? और आपको क्या लगता है कि 17C क्या चुनाव आयोग को अपने वेबसाइट पर जारी कर देना चाहिए? तमाम मुद्दे पर आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिए, मैं पढ़ूंगा और आवश्यक रहा तो मैं आपको जवाब भी जरूर दूंगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।